Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Ren Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्गरनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू करिकुलम जो है हमारा उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट्स हमने इससे पहले जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं हमने वो कंप्लीट कर लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उन लेक्चर्स की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है फैसिलिटेट करूँ, आपके जितने भी क्वेरीज हैं उन सबको हम आंसर करते हैं, ठीक है। तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने हर किस्म के क्वेरीज जो हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रहनुमाई फराहम करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स बता दूं। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की जो एक्सरसाइज है ना इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इनफैक्ट एमसीक्यूज़ का अगर मैं आपको लास्ट पेपर्स के हवाले से बताऊं तो पेपर में 12 एमसीक्यूज़ आते हैं। अभी भी आपको बोर्ड में 12 एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। उन 12 में से ठीक है तकरीबन 10 से 11 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके एक्सरसाइज से होते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के, तो आपने इनको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना और बहुत अच्छे तरीके से आपने एमसीक्यूज़ को समझना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं अपना। मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। अब स्टूडेंट्स नियॉन साइंस क्या होती है, मैंने आपकी आसानी के लिए ना एक नियॉन साइन मैंने यहाँ पे दिखाई है। मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइल में ना एक मैंने नियॉन साइन ऐड की है। स्टूडेंट्स ये नियॉन साइन है हमारे पास, जो दुकानों के बाहर अक्सर आपने देखा होगा, दुकानों के बाहर ना अपना नाम लिख के लगा देते हैं। इस किस्म की ना एक लाइटिंग होती है। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक नोबल गैस है। अगर आपको याद है हमने एक नोबल गैस पढ़ी थी, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। हिना ने अरमान की कुर्सी रौंदी, अगर आपको याद हो, हिना ने अरमान की कुर्सी रौंदी, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। तो उसमें स्टूडेंट्स ये जो नियॉन गैस है ना हमारे पास, इसको हम जो है वो हम ठीक है इसी नियॉन साइंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास शॉप्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। जब इसमें से करंट गुजरता है तो इसमें से एक इल्यूमिनेशन, एक रोशनी पैदा होती है, ठीक है, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। फ्रेंड्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई कि ये नियॉन साइंस है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ। वो कहता है कि मैटर प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इज इन द स्टेट ऑफ। जो मैटर जो है वो नियॉन साइंस के अंदर मौजूद होता है वो किस स्टेट के अंदर होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की शक्ल में होता है, गैस की शक्ल में होता है, लिक्विड क्रिस्टल की शक्ल में होता है, प्लाज्मा। तो आपने ध्यान में रखना है प्लाज्मा की शक्ल में होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने गैस को अंदर फिल किया होता है और बहुत जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है, तो वो जो करंट उसके अंदर से गुजरता है ना, तो गैसेज में से हमारे पास कुछ जो है मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना स्टूडेंट्स हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव एटम्स का, ठीक है, और आयंस का एक मिक्सचर सा बन जाता है हमारे पास, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो नियॉन साइंस के अंदर जो मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, प्लाज्मा में। आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं हैजर्डियस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन, ठीक है। अब आपको पता है शॉपिंग में जो प्लास्टिक बैग्स हैं इनको जलाया जाता है जब, ठीक है, ख़त्म नहीं हो सकते, ये हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब इनको डिकम्पोज, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनके बहुत खतरनाक असरात होते हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो इन पर पाबंदी लगा देती है, अक्सर आपने देखा होगा। तो इसको हम किसके अंदर देखेंगे, जियो केमिस्ट्री, ज़मीन की केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसका ठीक आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो शॉपिंग बैग्स हैं, ठीक है, अभी ये एनवायरमेंट के साथ रिलेशन है इसका, ठीक है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि एनवायरमेंट को कौन कौन सी चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो पोल्यूशन कॉज कर रही हैं हम कैसे उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा द मैन मेड पॉलीमर इज। स्टूडेंट्स पॉलीमर क्या होते हैं हमने इसको देखा था। पॉलीमर हमारे पास हम ऐसे जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, ऐसी चीज़ जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने ना, इसे पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था। अब स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास नेचुरली अकरिंग पॉलीमर जैसा स्टार्च है, अब ये ग्लूकोज से मिलने से बनता है, जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है, जो सेलुलोज है ये भी ग्लूकोज के मिलने से बनता है। और हमारे पास स्टूडेंट्स एक पॉलीस्टायरीन, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये मैन मेड पॉलीमर, अब ये हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो पॉलीस्टायरीन है हमारे पास ये इंसान ने बनाया और इससे मुख्तलिफ तरह के शॉपिंग बैग्स और पाइप्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। पॉलीस्टायरीन इसका स्टूडेंट्स ठीक आंसर होगा हमारे पास। जो मैन मेड पॉलीमर है ये भी नेचुरली अकरिंग है, ये भी नेचुरली अकरिंग है, ये भी नेचुरली अकरिंग है। जो पॉलीस्टायरीन है हमारे पास ये मैन मेड पॉलीमर है, इसका ठीक आंसर पॉलीस्टायरीन होगा। आपने इसको जहन में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप। फ्रेंड्स किस चीज़ के, देखिए ना, हमने ना ब्रास के क्रिस्टल्स पढ़े इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ना हमने ग्रेफाइट के क्रिस्टल्स पढ़े, ना हमने ब्रॉन्ज के, हमने सिर्फ सल्फर को क्रिस्टल्स की शक्ल में देखा था। याद है हमने जब एलोट्रोपी को डिस्कस किया तो हमने कहा था सल्फर्स की दो शक्लें होती हैं, एक को हम कहते हैं मोनोक्लिनिक और एक को हम कहते हैं रोम्बिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सल्फर है इसका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका ठीक आंसर सल्फर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा, ठीक है, वो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, ठीक है।
देखें विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, इनमें से कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन। स्टूडेंट्स ये आसान से, अगर आपने पीछे एग्जांपल पढ़ी हो, कोलाइडल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, ठीक है, हमारे पास 3 सोल्यूशन की शक्ल थी, एक थी ट्रू सोल्यूशन, एक थी कोलाइडल और एक थी सस्पेंशन। ट्रू के अंदर तो चीज़ें पता ही नहीं चलती कि हल हुई पड़ी हैं, ठीक है, हल हो गई हैं, वहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जबकि सस्पेंशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो हल नहीं होते बल्कि अलग नज़र आ रहे होते हैं, साफ नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया रेत को पानी में आप हल कर दें अलग होगा। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स अब इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो कोलाइडल है, ठीक है। कोलाइडल में क्या होता है, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, मिक्स तो हुए होते हैं लेकिन ठीक है अलग, वो फिल्टर भी हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये है कि वो अलग रहते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते स्टूडेंट्स। इसमें विनीगर नहीं, सिरका तो आपको देखें यूनिफॉर्म होता है। स्लेक्ड लाइम यूज फॉर वाइट वॉश, बुझा हुआ चूना जैसे आप वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। इसे हम देखेंगे आगे, ठीक है, हमारे इनके वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसको हम आगे देखेंगे। अभी ये बहरहाल जो ऊपर है ना, मतलब जो आप जब कली को पानी में मिक्स करते हैं, अगर आपने देखा हो कैल्शियम कार्बोनेट को, उसका एक हिस्सा नीचे रह जाता है, अब उसका ऊपर वाला हिस्सा हम वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास एक किस्म का, ठीक है, सोल्यूशन। हमारे पास सस्पेंशन है, वो क्या है, सस्पेंशन है हमारे पास, ठीक है। तो कोलाइडल नहीं है हमारे पास, ये भी सस्पेंशन है। और मिक्सचर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर, ये भी हमारे पास एक ट्रू सोल्यूशन बनता है इसका। तो स्टूडेंट्स इसका जस्ट आंसर जो है वो मिल्क है। मिल्क में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, लिपिड भी होती है। आपने देखा ना, दूध को बॉयल करते हैं, उसका लिपिड का पोर्शन ऊपर आ जाता है, ठीक है, लिपिड का पोर्शन अंदर होता है लेकिन उसके साथ प्रॉपर्ली हर जगह मिक्स नहीं हुआ होता, ठीक है। जिसका ठीक आंसर जो है वो मिल्क है हमारे पास। फ्रेंड्स उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में तमाम चीज़ें जो हैं वो बराबर एक जैसी मिक्स हुई होती हैं। हेट्रोजीनियस में कहीं पर किसी चीज़ की तादाद ज़्यादा, कहीं पर किसी चीज़ की तादाद कम है। अब देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर का ही होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, पोटाशियम नाइट्रेट का पानी के साथ होमोजीनियस है, हॉट चॉकलेट होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कंक्रीट मिक्सचर, स्टूडेंट कंक्रीट कहते हैं जो मसाला तैयार नहीं करते थे मिस्त्री, जो मेसन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो सीमेंट मिलाकर, रेत मिलाकर, बजरी मिलाकर जो मसाला तैयार करते हैं। अब ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर जो है हमारे पास वो कंक्रीट मिक्सचर है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, वो कहता है कि अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैटर की वो कौन सी स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पहला ही आंसर है, इसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में क्या होता है, प्रॉपर्टीज लिक्विड और गैसेस के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। प्लाज्मा में तो ये डेफिनेशन है ही नहीं, उसकी तो है ही अलग डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन्स का, पॉजिटिव आइंस का और आइंस का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। और डार्क मैटर आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है, एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर क्या है हमारे पास, लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें व्हेन द टीनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स थ्रू अ मीडियम, ठीक है, द मिक्सचर इज नेम्ड एज, ठीक है। जब देखें एक मीडियम है हमारे पास, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो डिस्पर्स हो गए, डिस्पर्स का मतलब मुंतशिर हो गए हैं, वो हल नहीं हुए, सिर्फ मुंतशिर हो गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू सोल्यूशन। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में वो डिस्पर्स नहीं होते बल्कि मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से हल हो जाते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में तो स्टूडेंट्स वो अलग नजर आते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि डिस्पर्स हो गए मीडियम के अंदर। सैचुरेटेड सोल्यूशन की तो ये है ही नहीं बात, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सोल्यूशन की, बल्कि वो टाइप पूछ रहा है कि कौन सा मिक्सर है, तो ट्रू होगा या सस्पेंशन होगा या कोलॉइड होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, तो हमारे पास स्टूडेंट्स का दुरुस्त आंसर है कोलॉइड, ठीक है। कोलॉइड सोल्यूशन होगा जिसमें टिनी विजिबल पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है a solution of potassium chlorate has a solubility of about 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, ये भी आपने वैल्यू ज़हन में रखनी है। जो पोटाशियम क्लोरेट है ना, इसकी सोल्यूबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, 13.2 ग्राम होती है पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है। हाउ इट सॉल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड। अब स्टूडेंट्स देखें इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे मुतासर होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत आसान एमसीक्यू और अक्सर बच्चे इसको बहुत मुश्किल समझते हैं और पता नहीं क्या, ठीक है, वो इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे रट्टा लगता नहीं है। अब मैं आपको ना इसको दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स देखें अगर आप पोटाशियम क्लोरेट देखें, इसमें से ये जो लाइन है ना, ये पोटाशियम क्लोरेट है यहाँ पर, और ये पिंक कलर से ड्रॉ किया गया, ये इसकी लाइन है, ये वाली जिसके ऊपर में, ठीक है, जिसके ऊपर आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे नीचे से ना ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, चाहे बढ़ रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। देखें ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूबिलिटी इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और फिर इस तरह से, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ना सल्फर डाइऑक्साइड इसके नीचे आ रही है कर्व, मतलब इसकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो पोटाशियम क्लोरेट की सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ को देखते हैं। अगर टेम्परेचर कम करेंगे
तो इसकी पोटाशियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी हमारे पास, कम होगी। अब स्टूडेंट्स हम अपने एमसीक्यूज को देखते हैं। एमसीक्यूज में हमारे पास वो कहता गया है, ठीक है। अगर हम अपने एमसीक्यू की तरफ वापस आएँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें उसकी सोल्यूबिलिटी को कहता है किस तरह मुतासर होगी अगर हम टेम्परेचर को कम करें। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो पोटाशियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। द सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज, हरगिज़ नहीं, द सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज, सोल्यूबिलिटी विल रिमेन द सेम। स्टूडेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आपसे कहता है कि सोल्यूशन है जो सोडियम क्लोराइड का, किसका, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स उसके लिए आंसर हो सकता है क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। तो उसके लिए आंसर होगा, बाकियों के लिए आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है तो पहले बढ़ेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास, ठीक है, बेटा ऑप्शन है कि उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। स्टूडेंट्स हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस कहते हैं तोड़ने को, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को पानी की मौजूदगी में तोड़ना, ठीक है। स्टार्च, स्टूडेंट स्टार्च मैंने आपको अभी बताया कि एक पॉलीमर है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस मतलब आप उसे तोड़ रहे हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया ना जो स्टार्च है हमारे पास, ठीक है, ये किससे मिलकर बनता है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। अब क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो स्टार्च बन जाएगा। जब आप उस स्टार्च को तोड़ देंगे हम आप, ठीक है, क्या करेंगे, जब आप उस स्टार्च को तोड़ देंगे, ठीक है, तो वो ग्लूकोज में टूट जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब आपने स्टार्च को तोड़ दिया उसके छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, तो अब आपने देखना उसकी रेट, उसकी स्पीड क्या है, कितनी जल्दी स्टार्च टूट रही है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, किस टेम्परेचर पर, मुख्तलिफ कंडीशन है टेम्परेचर की, ठीक है। तो ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के किस ब्रांच के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी करेंगे। बज़ाहिर हमें लगता है कि स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी करेंगे, लेकिन नहीं, ठीक है, हम इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल। बायो केमिस्ट्री, हमें लगता है कि स्टार्च हमारी जिस्म के अंदर पाया जाता है, ये बायो केमिस्ट्री में हो सकता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में चीज़ों को अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके डिटर्मिनेशन क्या है, इसकी एनालिसिस क्या है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारे पास ठीक आंसर है, क्योंकि यही वो केमिस्ट्री के ब्रांच है जिसके अंदर हम चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखें यहाँ पे हम स्पीड को देख रहे हैं रिएक्शन की, ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ना कि बायो केमिस्ट्री है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त आंसर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। स्टूडेंट्स इसके डिफरेंट की बुक्स के अंदर ना, ठीक है, इनके आंसर्स जो हैं वो कई की बुक्स के अंदर, क्योंकि नई बुक्स हैं तो मैंने एक दो की बुक्स देखी थी, उनके अंदर इनके आंसर्स गलत थे, ठीक है, लेकिन आपने यही आंसर्स करने जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर्स हैं ये, तो आप इनको जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर नीचे देखें ना शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर हम देखें, इससे नीचे हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये मेरे पास जो थी वो हमदर्द की बुक अवेलेबल थी, उसके अंदर काफ़ी हमसे वो गलत थे, ठीक है, पहले चैप्टर में से, लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमदर्द में अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक लिखे हुए हैं, और कुछ जो हैं वो ठीक नहीं लिखे हुए, वो मैंने आपको, ठीक है, अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन बना के मैं आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखते हैं वाई बल्कि मैं आपको ना हमदर्द की बुक से दिखाता हूँ, नीचे मैंने आपके लिए वो की बुक से शॉर्ट क्वेश्चन रखे हुए हैं ये सारे, ठीक है, हम वहीं से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस। केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करने की वजह क्या है। स्टूडेंट्स हमने लेक्चर के दौरान भी इसको पढ़ा था, क्यों, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब ठीक है, वाइडली का मतलब होता है बहुत दूर तक, जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है हमारे पास ये बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है और बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एंड टू कंसंट्रेट और इस पर गौर करने के लिए ऑन इट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, इसके खास, ठीक है, चीज़ों पर, इसके खास पहलुओं पर गौर करने के लिए जो केमिस्ट्री है उसे बहुत सारी डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, वाज़िया, इससे बहुत सारी वाज़िया ब्रांचेस में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। ये जो ब्रांचेस हैं हमारे पास हैव डिस्टिंक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स वाज़िया, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग या वाज़िया, अलग अलग, इनमें क्या है, एरियाज हैं ऑफ स्टडी फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेक थ्रू एंड एडवांसमेंट। स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो कदर मुश्किल लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास जो सिर्फ बताना यहाँ पे हमने आपको लेक्चर में बताना मकसूद ये है कि आपने क्या करना है, इन कुछ क्वेश्चंस को समझ लेना है। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी ना, फिर आप किसी भी की बुक से इसके आंसर जो हैं वो याद कर सकते हैं। आपके पास अगर यूनिक नोट्स हैं तो आप उससे याद कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और की बुक अवेलेबल है उससे आप आंसर याद कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये हो, ठीक है। केमिस्ट्री को हमने क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि केमिस्ट्री जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। जब उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो उसको जो है बहुत सारी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस में तकसीम करते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपने यहाँ से करना है तो आप यहाँ तक इसको कर लें, ठीक है। बल्कि ये आपने 3 रीज़न उसने पूछा हुआ है तो आपने ये सारा ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर बहरहाल वो आपसे 3 रीजंस नहीं पूछता तो आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने 3 रीजंस पूछे, आपसे आपने यही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इससे की कोई और की बुक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद देखें, रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है।
अब ऐसे हमारे पास एक एटम है, मैंने आपको बताया था एक एटम, दरमियान में न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े होते हैं इस तरह से, और इसके बाहर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर, ठीक है, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है ना हमारे पास, इससे बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसे हम केमिस्ट्री के किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? उसका आंसर हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या आंसर है? फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, और वो रिएक्शन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स, यानी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो इनको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास वो हल किए जाते हैं, तो इसको हम देखें अगर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, हम सेपरेशन करते हैं, चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं। हमने एक एग्जांपल से देखा था, हमने, आपको याद है, अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं लिया आप उसको ले सकते हैं, हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल के साथ याद किया था। इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन, अलग अलहदगी करते हैं, चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त करते हैं, एंड डिटर्मिनेशन, और मालूम करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स। कंसनट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, वो जो चीज़, एक चीज़ के अंदर जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, उसके अंदर किन किन चीज़ों की क्या क्या मिकदार है, इसको मालूम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस किस्म के प्रॉब्लम को एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो ग्रेफाइट और ग्राफीन में हमारे पास फ़र्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रेफाइट हमारे पास क्या होता है अगर आप यहाँ पे देखें ना, ग्रेफाइट हैज़ अ जाइंट, जाइंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत बड़ा, ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ग्रेफाइट है और ये हमारे पास ग्राफीन है। ग्रेफाइट और ग्राफीन में हमारे पास फ़र्क क्या होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स कितना बड़ा और वाज़ेह स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर है ना जो हमारे पास, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत वाज़ेह, और इसके अंदर देखें आप कितनी लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब बहुत सारी इसके अंदर लेयर्स हैं। जबकि ग्राफीन है हमारे पास ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये मल्टी लेयर्ड, बहुत सारी इसकी लेयर्स हैं, और ये आपस में देखें किस तरह से मिले हुए हैं बॉन्ड्स के जरिए, जबकि हमारे पास एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट जब सिंगल लेयर है तो हमारे पास ये 2 डायमेंशनल में होते हैं, और ये जो ग्रेफाइट है हमारे पास ये 3 डायमेंशनल में होता है, ठीक है। हम वापस आए अगर, ठीक है, ग्रेफाइट जो है उसका एक जाइंट, एक बहुत बड़ा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा सकूँ, देखिए आप किस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, हेक्सागोन्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी आप देखें ये भी हेक्सागोन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं कार्बन एटम्स के, जो लेयर्स हैं ये वीकली बॉन्डेड होती हैं, ठीक है, मेकिंग ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ठीक है। वो जो लेयर्स है ना आपस में, उनके बॉन्ड्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जो कि ग्रेफाइट को सॉफ्ट बना देते हैं और स्लिपरी बना देते हैं। जो ग्राफीन है हमारे पास, ये क्या होती है, सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दोबारा देखें, ठीक है, तो सिंगल लेयर है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज़ स्ट्रॉन्गर, मोर कंडक्टिव एंड लाइट वेट, ये ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है, और इसके अंदर से ज़्यादा अच्छी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा अच्छा पास करते हैं, ठीक है, और इसका वजन भी कम होता है ग्रेफाइट की निस्बत। ग्रेफाइट स्टूडेंट्स हम, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, इसके इस्तेमालात भी हैं हमारे पास, हम इसको रॉड, पेंसिल के रॉड्स के अंदर, बैटरी के रॉड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली जो है वो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक अच्छा डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको इस तरह से डिफरेंस को याद कर सकते हैं। अगर आपको वो याद नहीं होता तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा। डेफिनेशन देखें, अगर आप, सिंगल आइसोलेटेड लेयर है हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स की ग्राफीन के अंदर, ग्रेफाइट में क्या है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ग्राफीन में देखें सिंगल लेयर है और ग्रेफाइट के अंदर मल्टी लेयर है। जो स्पेशल अगर आप देखें, जो ग्राफीन है 2 डायमेंशनल है और जो ग्रेफाइट है 3 डायमेंशनल है। स्ट्रेंथ देखेंगे हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, ठीक है, और ये सॉफ्ट एंड मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब है नरम है, इसको आप तार बना सकते हैं इससे, ठीक है, इसको आप हथौड़ी की मदद से, ठीक है, इसको आप कह लें स्ट्रोक लगा के इससे आप वायर्स बना सकते हैं, इसे मेलिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ये पॉइंट रहने दें, आप ये कर लें, कंडक्टिविटी बेस्ट कंडक्टर है और ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, मतलब दो कंडक्टर दोनों हैं, ठीक है, एक बेस्ट है ग्राफीन और ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। ये सुपर कंडक्टर्स और स्मार्ट स्क्रीन में इस्तेमाल होते हैं, इसको हम आगे भी देखेंगे। वो आपसे पूछेगा कि ग्राफीन जो है हमारे पास वो क्यों एक, ठीक है, फ्यूचर का मटीरियल है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा कंडक्टर है। ये हमारे पास सुपर कंडक्टर्स, हम इसको हम आगे देखेंगे सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी पास करती है। और ये लुब्रिक, जो ग्रेफाइट है हमारे पास, ये लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, पेंट्स बनाने में, ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं ना, इनको बनाने के अंदर हमारे पास ये इस्तेमाल होता है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज केमिकल रिएक्शंस व्हिच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, ठीक है, में कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टूडेंट्स हमने इसको पढ़ा था लेक्चर में भी, क्योंकि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में हमारे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि आम सॉल्वेंट के अंदर नहीं होते, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के अंदर हो जाते हैं। तो ये उन रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए लाजमी है।
इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, सन में मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था हमारी सिर्फ अर्थ के अंदर 3 स्टेट्स हैं। यूनिवर्स के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे पास प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो प्लाज्मा के शक्ल में मैटर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन, ग्राफीन की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। ग्राफीन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पेपर में आ सकता है ग्रेफाइट और ग्राफीन में क्या फ़र्क है, मैंने भी आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इसको भी जहन में रखना है। ग्राफीन जो है इंपॉर्टेंट है क्यों, बिकॉज इट हैज़ एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है जो कि इसे यूजफुल मुफीद बना देती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। इट्स एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मजबूत है, येट लाइट वेट, लेकिन मजबूत भी और इसका वजन भी कम है, ठीक है, और मटेरियल साइंस में इस्तेमाल होता है। हैज़ पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन एनर्जी स्टोरेज, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस इस्तेमालात हैं एनर्जी स्टोरेज के अंदर, सेंसर्स के अंदर एंड मेडिसिन के अंदर, ठीक है। सेंसर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मोबाइल का आपका सेंसर होता है जो चीज़ों को रिसीव करते हैं, इसे हम सेंसर्स कहते हैं, ठीक है। तो इनमें इसके इस्तेमालात हैं, आप इसकी इंपॉर्टेंस है, आप अपनी की बुक से जो आप लिखे हुए इस तरह के पॉइंट्स लिखे हुए, कोई और पॉइंट्स लिखे हुए आप उन्हें भी कर सकते हैं। उसके बाद विच फॉर्म मैटर टू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिलोंग टू प्लाज्मा, स्टूडेंट्स हमारे पास दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो प्लाज्मा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद हमारे पास हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपने इसको देखना है। हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक, सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है वो कैसी नज़र आती है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सिंपल आपकी बुक में लिखी हुई है। सुपर क्रिटिकल स्टेट्स हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं जहाँ पर जो लिक्विड है वो गैसेस के साथ मीट करते हैं, ठीक है, और लिक्विड जो है वो सॉलिड्स के साथ मीट करते हैं, ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है, ये आसान सी डेफिनेशन है, बुक में भी लिखी हुई, आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इन वट वेज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हमारे पास प्लाज्मा को कैसे क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है इसका स्टार्ट ही हम फ्लोरोसेंट ट्यूब से करेंगे, तो अभी मैं आपको इसका इस तरह से इंट्रोडक्शन बता दूँ। तो हमारे पास इस तरह से ना एक ट्यूब होती है, यहाँ पे उस पर एक दो इस तरह से ना 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब है जिस तरह बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक में नेगेटिव चार्ज होता है इस तरह, और इसके अंदर हमारे पास ना एक गैस फिल है, क्या है, फर्स्ट एक गैस हमारे पास फिल है इसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट करें हमारे पास एक गैस इसके अंदर फिल है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है, यहाँ से ना हमारे पास जो नेगेटिव रेज हैं यहाँ से इस तरह से ना शुआएँ निकलती हैं, ठीक है, और पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स दरमियान में हमारे पास होता है ये कि पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस है, और इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन, जब ये एक शुआ यहाँ से आती है वो इसके साथ टकराती है और इलेक्ट्रॉन को अलग कर देती है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, ठीक है। तो अब जब ये जो आयन्स है ना हमारे पास, ठीक है, जब आयन्स बन गया तो ये प्लाज्मा बन गया, ठीक है, तो प्लाज्मा इस तरह से क्रिएट होता है। और जब ये स्टूडेंट्स ये जो शुआएं है ना, ये अभी जो हमारे पास ट्यूब है ना इसके अंदर हमारे पास फास्फोरस की एक लेयर अटैच होती है इसके नीचे, ठीक है, अगर मैं आपको कलर चेंज करके यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके नीचे ना फास्फोरस किस तरह से ना हमारे पास एक लेयर अटैच होती है, ये फास्फोरस की लेयर है, जब ये शुआएं इसके ऊपर पड़ती है तो हमारे पास क्या होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे आपको रेज करके इसको आपको साफ करके आपको यहाँ पे मैं अगर दोबारा से कॉन्सेप्ट दूँ इसका, फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लो प्रेशर गैस, ठीक है, में पास करते हैं, जो एनर्जी जो है आप लाइक मरकरी वेपर, आप इसको रहने दें, सिर्फ आप लो प्रेशर गैस याद रख लें, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे तो आपकी इसकी समझ आ जाएगी। द एनर्जी जो है वो क्या करती है, गैस एटम्स को एक्साइट कर देती है और उनको आयनाइज कर देती है, एमिटिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, जिससे यूवी लाइट निकलती है। अब जो यूवी लाइट है ना इंटरेक्ट करती है ठीक है, फास्फोरस कोटिंग इनसाइड द ट्यूब, मैंने आपको भी बताया जो ट्यूब के अंदर फास्फोरस की कोटिंग होती है उसके साथ, इससे लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इन नेचर, ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स को जो हम स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जिंदगी के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं, वो हमारे पास जिंदगी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं हमारे पास वो मेजोरिटी हमारे पास क्या है, वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क कहाँ पर आता है, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। अब स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला करते हैं, ठीक है, उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक उन ऑर्गेनिक, ठीक है, जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला भी करते हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं इसका भी मुताला करते हैं, ठीक है, तो ये फ़र्क है, आपने इसको ध्यान में रखना है। मैं आपको दोबारा फ़र्क बता देता हूँ, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम उन तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जो कि हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, उन्हें हम बायो, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम, तो उसके अंदर चाहे ऑर्गेनिक होगा चाहे इनऑर्गेनिक होगा, दोनों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादातर कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं, इसी वजह से हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी ज़्यादातर ऑर्गेनिक का पोर्शन पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन अब इनऑर्गेनिक को भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जिस तरह वाटर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हम उसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब वाटर जो क्या है वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट जबकि जो ऑर्गेनिक है इसके अंदर हम हमारे जिस्म के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गेनिक भी
और जो लैब में तैयार किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक भी हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फोकसेस ऑन ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग है, जबकि ये क्या करता है केमिकल प्रोसेसेस और कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स और डीएनए, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गिव द रीजन ऑफ ब्रिलियंस, ठीक है, शॉन बाय डायमंड। डायमंड जो है वो हमारे पास एक चमक शो करते हैं, किस्म की, ठीक है, ब्रिलियंस शो करते हैं, उसकी रीज़न बतानी है हमने, ठीक है, वो चमक जो है वो क्यों शो करता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है ना, वो उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, हम इसको पढ़ेंगे आगे। हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये है, ठीक है, हमारे पास फर्ज करेंगे ग्लास है, हम यहाँ पर इससे इस तरह से ना यहाँ पे एक रे आती है और इससे वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पर, ठीक है, एक साफ ग्लास है, ठीक है, जिसे आप ट्रांसपेरेंट ग्लास कहते हैं, जिसके आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अब उससे क्या हो, जब उसके पास एक श्वा आए और वो श्वा उसमें से पास करने के बजाय बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम इसको फिजिक्स के अंदर देखेंगे, जो डायमंड है ना वो आपको ब्रिलियंट ब्राइट नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं, उससे हम कहते हैं ब्रिलियंस। उसकी जो चमक है उसकी वजह क्या है, उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड की वाटर के अंदर आपने क्या बतानी है, डिसोल्यूशन बतानी। तो स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड के वाटर के अंदर डिसोल्यूशन क्या है, आप यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इससे पहले 2 लाइन्स लिखी हुई थी, ये लाइन्स हैं, ठीक है, आप इनको रीड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। मैं आपको इसका वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास होता क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाला जाता है ना, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है पानी के अंदर, मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊँ, ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव है। पानी के ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से ना वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर का मतलब है पानी का जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव होता है। इसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, सारा नहीं, थोड़ा नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर होता क्या है, जब इसको पानी को NaCl को पानी के अंदर डाला जाता है, तो जो पानी का ऑक्सीजन है ना, ये इसके पॉजिटिव वाले जो सोडियम है इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और जो पानी का हाइड्रोजन है इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सोडियम है और ये क्लोराइड है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इस तरह हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये है, और एक हाइड्रोजन ये है। अब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है तो ये हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और जो क्लोरीन है इसको ऑक्सीजन अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। सॉरी, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। इसको दोबारा देखें, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है। अब ये जो सोडियम पॉजिटिव है ना, इसको नेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, और जो क्लोरीन है ना इसको हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह जब अट्रैक्ट करते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। जब वो अलग अलग होते हैं तो पानी के अंदर मिल जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि सोडियम क्लोराइड, हमने नमक, आप देखें ना, एक चम्मच नमक पानी के अंदर डालें, उसको नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा नमक गया कहाँ पर पानी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह वो हल हो जाते हैं, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास डिसोल्यूशन क्या है, यही लिखा हुआ है हमारे पास कि जो सोडियम और क्लोराइड आयंस है हमारे पास प्रोसेस में होता है क्या, जो पॉजिटिव एंड है ना वाटर डाइपोल का, अब स्टूडेंट्स इसे डाइपोल कहते हैं। डाइपोल कहते हैं मिसाल के तौर पर ये पार्शियल पॉजिटिव है, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव है। अगर आप देखें ना वाटर को, इस तरह वाटर का जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है। अब ये एक डाइपोल है, मतलब इस पर 2 चार्जेस हैं, ठीक है, डाइपोल। अब जो पॉजिटिव एंड है ना वाटर का डाइपोल का, ये जो पॉजिटिव एंड है किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। नेगेटिव कौन है, हमारे पास क्लोरीन, ठीक है। इज ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मतलब अरेंज हो जाते हैं क्लोराइड आयंस की तरफ, ठीक है। जो नेगेटिव एंड है ना वाटर का डाइपोल का, ठीक है, जो ऑक्सीजन है पॉजिटिव आयंस की तरफ, मतलब सोडियम आयंस की तरफ जो है ओरिएंट हो जाता है। ओरिएंट का मतलब अरेंज हो जाता है। अभी जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है ना, ये भी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है, और सोडियम क्या है, एक आयन है, ठीक है। सोडियम क्या है, एक आयन है, क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो जो आयन डाइपोल अट्रैक्शंस है ना हमारे पास, ठीक है, ये जिम्मेदार होती हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, NaCl के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो जाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका बुनियादी सा आंसर था, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। बहुत आसान है, मैं आपको इसका एक मिनट दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास होता कुछ यूँ है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, दोनों जुड़े हुए हैं। जब ये पानी के अंदर डाला जाएगा तो पानी है ना जो हमारे पास वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। पानी क्या है हमारे पास, एक पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास। उसका जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसमें ये डाइपोल बनता है, इसमें 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसका जो पॉजिटिव एंड है ना पोल का, वो नेगेटिव मतलब क्लोरीन आयन को अट्रैक्ट करेगा, जिसका नेगेटिव है वो पॉजिटिव मतलब सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से जब वो अट्रैक्ट करेंगे वो अलग हो जाएंगे और पानी के अंदर हल हो जाएंगे, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स है व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट डिफरेंट टेंपरेचर। स्टूडेंट्स अब यहाँ भी आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे आंसर जो है वो सूटेबल नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि इस आंसर में एग्जैक्ट आंसर रीजन उसकी नहीं बताई गई। तो मैंने आपके आसानी के लिए इसका आंसर जो है, ठीक है, वो मैंने आपके आसानी के लिए इसका आंसर जो है वो डिफरेंट जगहों से निकाल के मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, आपको यहाँ पे नजर आ भी रहा होगा, why do different compounds have different solubilities in water at particular temperature। पानी में हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज हमारे पास क्यों होती हैं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लें, बहुत यही आंसर आप लोगों ने पेपर में भी लिखना है।
डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनकी डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज़ होती है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके वेरिएशंस होती हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में और पोलैरिटी में। पोलैरिटी का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें ना, अगर दो, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मजबूतली एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको अलग करना। जबकि दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कमजोर तरीके से जुड़े हुए हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स बड़े आराम से उन्हें अलग कर लेंगे, ठीक है। तो जिनको आसानी से अलग किया जा सकता है वो ज़्यादा हल हो जाएंगे पानी में, और जिनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता वो मुश्किल से हल होंगे पानी में। उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी हमारे पास होती क्या है कि हमारे पास 100 ग्राम वाटर के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट के हल हो जाते हैं, इससे तो हम उसकी सोल्यूबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी डिफरेंट सोल्यूबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस डिफरेंट होती हैं और उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, पोलर कंपाउंड्स मतलब वाटर, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पोलर कंपाउंड्स है ना, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं पोलर, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम आगे देखेंगे, परेशान ना हो, ये लफ्ज़ है पोलर कंपाउंड्स। आप इसको लिख लें, क्वेश्चन को याद कर लें, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे जब तीसरा चौथा चैप्टर हम पढ़ लेंगे ना, आपको इसका सब समझ आ जाएगा पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। पोलर कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड्स क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये खास किस्म की बॉन्डिंग होती है, इसको हम थर्ड चैप्टर के अंदर देखेंगे, ठीक है, विद वाटर। अभी सिर्फ नाम याद रखें कि पोलर कंपाउंड जो है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो इस तरह नहीं करते और वो लेस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे इसका दिया हुआ है कि जो सोल्यूबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की वो 36 ग्राम है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वाइल सोल्यूबिलिटी ऑफ सक्रोज जो है वो क्या है? 203.9 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमने एग्जांपल पढ़ी। अब देखिए इसमें वजह क्या है, इसमें वही है, ये अलग सब्सटेंसेस हैं और एक खास टेम्परेचर के ऊपर इनकी सोल्यूबिलिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी डिफरेंट है और इनकी पोलैरिटी जो है वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसी से अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, why NaCl cannot be crystallized from water just like potassium nitrate। NaCl को क्रिस्टलाइज क्यों नहीं किया जा सकता पोटाशियम नाइट्रेट की निस्बत? स्टूडेंट, इसका भी आंसर मुझे सूटेबल नहीं लगा, ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है, आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। हमारे पास होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, जब ऐसी चीज़ें जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करती हैं, जब सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो है वो बढ़ती है तो हमारे पास क्या होता है, वो चीज़ें ज़्यादा पानी की टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो चीज़ें ज़्यादा पानी के अंदर हल होना शुरू हो जाएंगी। तो होता क्या है, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे ना तो उनकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। जब सोल्यूबिलिटी कम होगी तो वो साल्ट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और क्रिस्टल्स बनाने लग जाते हैं। जो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें ना पोटाशियम नाइट्रेट की, ठीक है, अगर आप ग्राफ में देखेंगे ना, जिसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, ठीक है, बढ़ती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। जब टेम्परेचर कम करने से सोल्यूबिलिटी कम होगी तो इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब वाटर के अंदर इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे ना हमारे पास, ठीक है, तो ठीक है, ये अलग हो जाएगा, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। NaCl ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि NaCl की जो हमारे पास सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। जो ठंडा पानी है चाहे गर्म पानी है, उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो उसकी 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 20 है चाहे 50 है, उसकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो आपने इसी का आंसर ज़हन में रखना है, जो सोडियम क्लोराइड है उसे क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता पानी से। क्यों? क्योंकि जो पोटाशियम नाइट्रेट है हमारे पास उसकी हाई सोल्यूबिलिटी होती है वाटर में, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई सोल्यूबिलिटी, ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड है ना हमारे पास, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कांट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर लाइक पोटाशियम नाइट्रेट ड्यू टू इट्स हाई सोल्यूबिलिटी। क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती। जबकि जो पोटाशियम नाइट्रेट है कम सोल्यूबल होता है और इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो सोल्यूबिलिटी है पोटाशियम नाइट्रेट की वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एंड इट बिकम्स क्रिस्टल्स इन द सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में क्या बना देंगे? क्रिस्टल्स बना देंगे। जबकि जो सोल्यूबिलिटी NaCl की वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो आपने स्टूडेंट्स इसको जो है वो अच्छी तरह से क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है। मैंने आपके आसानी के लिए दोनों ही लिख दी है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने नहीं करना, आपने वहीं से करना है। उसके बाद वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी टच क्यों होता है? इसका सिंपल सा आंसर स्टूडेंट आप ये लिख देंगे, ग्रेफाइट जो है उसके अंदर लेयर स्ट्रक्चर होते हैं हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन के। वो जो लेयर ऑफ एटम्स हैं वो लूजली अटैच होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, वो लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। उनकी लेयर्स होती हैं। मैं आपको अगर, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे तो मैंने आपको जो पहले दिखाया था वहाँ पे देख सकते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, और लूजली अटैच होते हैं। जो लेयर्स है ना कार्बन एटम्स के, स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई की जाती है इसी वजह से जो ग्रेफाइट है हमारे पास स्लिपरी होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं या आसान से क्वेश्चन है, आपको MCQ में पूछा जा सकता है। आपसे पूछता है कि किस ब्रांच, हम किस चीज़ को किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करेंगे किसी भी चीज़ की तो फिजिकल केमिस्ट्री है। इकोसिस्टम को हम मतलब इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है, इंसान का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। इंसान माहौल के साथ जो है इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इसे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। उसके बाद रिएक्शंस जो हैं वो फायरवर्क्स का मतलब होता है
ठीक है, जो फुलझड़ियाँ होती हैं इनसे आग निकलती है, इनके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आग लगती है। तो हमारे पास वो जो रिएक्शंस हैं जो कि फायरवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब ये यूवी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक मीटर होता है, खास किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो कि वेव्स की ना वेवलेंथ को मेजर करता है। वेवलेंथ क्या होती है, हमारे पास जो शुआएं है ना वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं, इस तरह। तो इनके दरमियान ये जो फासला है ना, ये पॉइंट और इस दरमियान के जो फासले से वेवलेंथ कहते हैं। इसको कौन मेजर करता है, जो यूवी रेज है ना अल्ट्रा वायलेट, फ्रेंड्स हमारे पास रेज ना इस तरह से होती हैं। हमारे पास 7 रंग है जिनको हम देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से याद रखते हैं, विब गियर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब जो इनसे ज़्यादा वेवलेंथ वाले उनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट, मतलब जिसकी वेवलेंथ वायलेट, ठीक है, जिसकी जो हमारे पास वायलेट से ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे उन्हें हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, ठीक है। तो उनकी वेवलेंथ के लिए हम जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस्तेमाल करते हैं उसको हम किस केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी पर स्टूडेंट्स हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, इसको हमने देख लिया था पहले ही। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, कार्बन के, आप इसको रीड कर सकते हैं। कोल और डायमंड में क्या फ़र्क है, कोल कहते हैं कोयले को, डायमंड, ठीक है स्टूडेंट्स। कोयला क्या है, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का मिक्सर है, तो डायमंड कार्बन की प्योर फॉर्म है। कोल एमॉर्फस, स्टूडेंट्स हमारे पास 2 शेप्स होते हैं, एमॉर्फस एक होती है क्रिस्टलाइन, ये सॉलिड्स की शेप है। अमॉर्फस का मतलब ऐसी शक्ल जिसको तब्दील किया जा सके, जिसको चेंज किया जा सके। डायमंड जो है इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कोयला आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, वो अमॉर्फस है जिसकी शेप चेंज हो सकती है, और ये हमारे पास क्रिस्टलाइन होता है, इसकी शेप चेंज नहीं होती, ठीक है। कोल जो है वो नरम होता है और ये हार्डेस्ट होता है। अब इसके 3 पॉइंट्स याद रख सकते हैं, ये टिपिकली ब्लैक या डार्क ब्राउन होते हैं, ठीक है। आप इनके पॉइंट्स जो है याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं और ये ऑर्डिनरी लिक्विड से किस तरह से डिफरेंट है। हमने पहले जो मैंने आपको निशान लगवाया है ना सुपर क्रिटिकल लिक्विड्स, आपने वही करने हैं। उसके बाद सोल्यूबिलिटी जो है सोल्यूट की क्या होती है, और हाउ डज सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी हमने सोल्यूबिलिटी वाले क्वेश्चन के अंदर इसको देखा हुआ है, इसको डिटेल से आपने वही करने हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसेस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स, गैसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अब देखें स्टूडेंट्स, जो गैसेस के मॉलिक्यूल में वो रैंडम मोशन होती है उसके अंदर, ठीक है। जबकि हमारे पास जो लिक्विड्स है ना इसमें कुछ फ्लो होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, लेकिन इनमें कुछ जो है वो मोशन रैंडम मोशन नहीं होती। गैसेस के मॉलिक्यूल्स की तो टोटली रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन आपने फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एरियाज विच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन के बगैर उनका मुताला करते हैं। ऑर्गेनिक में हम कार्बन वाले कंपाउंड्स के, इसके दरमियान में लाइन लगाकर इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद लास्ट में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपने प्रिपरेशन करनी है सोल्यूशन की, लीड्स टू एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिस्ट्री विच एनेबल्स अस टू प्योरीफाई कंपाउंड थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। जब हम सोल्यूशंस को तैयार करते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है केमिस्ट्री में जो कि हमें, ठीक है, एक कंपाउंड को प्योरीफाई करने और उसको क्रिस्टलाइजेशन करने, क्रिस्टलाइज करने के काबिल बनाता है। क्रिस्टलाइज क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि टेम्परेचर कम करके किसी भी चीज़ के क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लेना, इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब हमने पोटेशियम नाइट्रेट के, ठीक है, डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच पोटेशियम नाइट्रेट इज प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजिंग इट इन वाटर। पोटेशियम नाइट्रेट को हमने क्रिस्टलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स क्या तरीका है, पहले पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म पानी के अंदर हल करेंगे और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे ताकि उसके अंदर से जितनी भी इंप्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएं। फिर उस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब कम होती जाएगी तो उसके जो सॉल्ट्स हैं वो आपस में मिलकर क्रिस्टल्स बना देंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो, ठीक है, बन जाएंगे जैसे सोल्यूबिलिटी कम होगी, ठीक है, और ये सेपरेट हो जाएंगे। आप गूगल पे, ठीक है, नहीं तो आपकी बुक के अंदर भी लास्ट पे ना, चैप्टर के लास्ट में पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स दिखाए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो ग्राफीन है हमारे पास, ये मायरेकल मटेरियल से क्यों कहते हैं, और इट इज़ अ मटेरियल ऑफ फ्यूचर, ये क्यों फ्यूचर का मटेरियल है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, ग्राफीन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सीलेंट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सट्रीमली थिन एंड लाइट वेट है, और हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लचकदार एंड स्ट्रेंथ ताकत रखते हैं। मेकिंग इट डील फॉर एडवांस डिवाइसेज लाइक फ्लेक्सिबल स्क्रीन, सुपर फास्ट प्रोसेसर्स, ठीक है, प्रोसेसर कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, ये खास किस्म की स्क्रीन्स होती हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको बनाने के लिए हमारे पास ग्राफीन मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे अच्छे इस्तेमालात हैं। मायरेकल स्टूडेंट कहते हैं मोजा को, ठीक है, एक मोजाती चीज़ क्यों है, ठीक है, और इसे फ्यूचर का मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई नई डिवाइसेस जो आ रही हैं उसमें ग्राफीन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और ये आपकी बुक का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्राफीन के हवाले से जितनी भी मालूमात है वो आपने सब जो है वो एक पेज पे लिखनी है, आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इंशाल्लाह आगे भी ये चीज़ें काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने क्योंकि टाइम कम था, लेक्चर छोटा रखना था मैंने, ठीक है, मैंने कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।